नमस्कार। तर्कों और तथ्यों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के कार्यक्रम सच का सामना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं केश कुमार। दोस्तों, तथाकथित वैदिक गणित को लेकर लगातार बहस चल रही है, पिछले 2-3 दशकों से चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेदों में गणित के सूत्र हैं और उन्हें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन विद्वानों का कहना है कि वैदिक गणित जैसी कोई चीज है ही नहीं। वे इसे पढ़ाए जाने के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक गणित के मुकाबले काफी पिछड़ी हुई है और रटंत विद्या पर आधारित है। जो कुछ सूत्र वैदिक गणित के नाम पर रखे गए हैं सामने, वो रटंत विद्या पर आधारित हैं। जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। वैदिक गणित पर काफी चर्चा हो रही है, पहले भी होती रही है और ये लगातार दबाव बनाया जाता रहा है कि हमारा ये पारंपरिक ज्ञान है, हमारे वेदों का ज्ञान है और इसमें सब कुछ है, तो इसे पढ़ाया जाना चाहिए और कई जगह तो बाकायदा स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में इसे लगा भी दिया गया है। लेकिन वैदिक गणित आखिरकार है क्या? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ये कहाँ से अचानक प्रकट हुई? देखिए, ये वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स नाम से ये किताब जो आई थी वो 1965 में आई थी और ये पुरी के शंकराचार्य कृष्ण स्वामी जो थे, उनके जीवन में उन्होंने लिखी थी। और पुरी के थे या श्रृंगेरी मठ के थे? पुरी के थे, पुरी के थे, निश्चित रूप जी। से। तो उन्होंने ये एक्चुअली उनकी मृत्यु के बाद दूसरे लोगों ने इसको प्रकाशित किया और प्रोफेसर अग्रवाल जो इन्होंने जिसका इसका संपादन किया, उन्होंने भी फिर गोलमाल दिया कि भाई ये वैदिक से है वगैरह। और उनकी एक शिष्या ने भी उन्होंने दावा किया कि ये वेदों के आधार पे है और ये वेदों में से भी अथर्ववेद के परिशिष्ट से इसका दावा किया गया। पर जब अथर्ववेद की कॉपी से उसको कंपेयर किया गया तो उसमें इस प्रकार का कोई परिशिष्ट नहीं है। अब मजे की बात यह है कि स्वामी जी के पास जो कॉपी थी उसमें उन्होंने खुद लिखकर वो परिशिष्ट डाला था। यानी उनको लगा जैसे कि भाई वो वेदों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन्होंने वो परिशिष्ट लिख के डाला था। ओरिजिनल अथर्ववेद में इस प्रकार से नहीं। अब ये क्या है, इसमें करीब 370 पेजेस हैं, 40 अध्याय हैं और इसमें 16 सूत्र हैं और 13 नियम हैं। 16 सूत्र, 16 उपसूत्र, 13 नियम, 13 उपनियम। और ज़्यादातर ये जैसे कहते हैं कि आपने उसके लिए भी अच्छे शब्द इस्तेमाल किया। ज़्यादातर ये इस प्रकार के सूत्र है कि भई आप इसमें से इतने का आपको गणित करना है, तो उसका एक आसान तरीका ओरल मैथमेटिक्स के करीब है। और दावा है, उन्होंने दावा तो ये किया कि ये गणित के विज्ञान में बहुत अत्याधुनिक और आगे के रास्ते पर ले जाने वाला ये वैदिक वैदिक मैथमेटिक्स है। तो पहले इसकी ट्रैजेक्टरी देख लेते हैं कि 1980 के बाद, 1965 में प्रकाशित हुआ, 1980 में के बाद ये लोकप्रिय होने लग गया, क्योंकि वैदिक शब्द वैसे भी बड़ा आकर्षक और लुभावना है और कई लोग जो मानते हैं कि भाई हमारा सब ज्ञान वेदों में है, प्राचीन काल में हमारी परंपरा एकदम महान थी, पूरा ज्ञान वहाँ था। तो खास तौर से उस प्रकार के लोगों ने इसको अपने-अपने तरीके से लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। और एक आरएसएस के दीनानाथ बत्रा हैं, जो शिक्षा के मामलों में काफ़ी दखलंदाजी करते हैं। तो उन्होंने इस पे बहुत कोशिश की और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये 4 जगह स्कूलों में इसको लगाया गया। और वैसे इसमें है क्या? इसमें जो है वो ये है कि जैसे एक अंकगणित होता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। लोगों को ये भी पता चले कि ये जो शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ थे, जी। इनका अतीत क्या था? ये कहाँ से प्रकट हो गए? कहाँ से ये मैथमेटिक्स के ज्ञाता हो गए? क्या ये मैथमेटिक्स के विद्वान थे या कहाँ से इन्होंने ये ज्ञान बटोरा? वेदों में कैसे प्राप्त कर लिया? इस पे थोड़ा रोशनी डालना ज़रूरी है दर्शकों के लिए। देखिए, पहली बात तो ये जो स्वामी जी थे, ये मैकॉले की विद्या पद्धति के खिलाफ थे और उन्हें लगता था कि ये मैकॉले की जो विद्या पद्धति है, ये आधुनिक भारत को, हमारे भारत को कमज़ोर कर देगी। तो इसलिए उन्होंने अपने ये शंकराचार्य का पद छोड़कर थोड़े दिन के लिए एक कॉलेज में प्रिंसिपल भी बने
और प्रिंसिपल बन के उन्होंने इस प्रकार के सूत्रों के, नियमों की को विकसित किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ विकसित किया क्योंकि वेदों से तो उन्होंने लिया नहीं है। ये बात बता दूं कि वेदों में एक अलग प्रकार का गणित है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। और वेदों के गणित में जो एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष विज्ञान से कुछ अच्छा गणित है, कुछ कैलकुलस है, वगैरह वगैरह। तो वेदों से तो इनका ये स्वामी जी की जो किताब है उसका वेदों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात ये भी मैं अर्ज कर दूं कि वैदिक समय में भी अंक गणित का अच्छा विकास हुआ था, गणित का अच्छा विकास हुआ था। केवल आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की यही नहीं है, और बाकी कई विद्वानों ने भी इसमें अच्छा योगदान दिया, जिसमें एक भास्कर दो थे और उसके साथ ऐसे कई लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें कोई शंका नहीं। पर ये स्वामी जी का जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसका वेदों से कोई लेना देना नहीं है। और भारत के समाज में गणित का जो विकास हुआ वेदों से अलग, उसकी भी इसमें कोई दखल नहीं दी गई कि भाई ये बाकी जो इतने विद्वान हुए हैं जिन्होंने गणित में इतना कंट्रीब्यूट किया, उसका कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ दावा है कि वेदों से लिया गया है, और वो भी जैसे मैंने बताया अथर्ववेद के परिशिष्ट से वो बताते हैं, और वो परिशिष्ट इसमें अथर्ववेद में है ही नहीं। तो ये शंकराचार्य बेसिकली एक राष्ट्रवादी आंदोलन का भी हिस्सा थे, गोखले के साथ भी कुछ समय थे। मैकाले से चिढ़ थी, स्वाभाविक थी। मैकाले की व्यवस्था से बहुत सारे हिंदुस्तानियों को चिढ़ थी। इस चिढ़ की वजह से इन्होंने मैथमेटिक्स को एक भारतीय तरीके से आविष्कार करने की कोशिश की। वो और उसके लिए वो वेदों में गए, और वेदों में जो चीज नहीं थी वो वेदों के नाम पर उन्होंने प्रस्थापित की, उन्होंने उसको प्रचारित किया। बाद में वो शंकराचार्य भी बन गए, उनके शिष्य बन गए, बीच में जैसा आपने बताया कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए, और मैथमेटिक्स में उनकी थोड़ी रुचि थी, जानकारी थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल करते हुए वेदों के नाम पर ये सूत्र गढ़ डाले। ठीक है, बहुत बहुत सही तरीके से आपने उसको रखा है। और केवल इसमें वेदों का नाम था, और बड़े बड़े जो आजकल गणित के विशेषज्ञ हैं उनका तो एक टाइटल है कि इसमें न वेद है न गणित है, क्योंकि गणित जिस प्रकार से विकसित हुआ तो गणित में एक रहती है जो आधारशिला रहती है, गणित सीखने की एक आधारशिला रहती है। गणित कोई इस पर आधारित नहीं है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना अंक गणित, बीज गणित में आप कितना तेजी से गणना कर सकते हैं। गणित ये नहीं होता। गणित में जो उसकी फाउंडेशन आधारशिला होती है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके कारण लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सवाल ये था कि क्योंकि ये इसको वेदों के नाम से था, तो मैंने जैसे बताया कई लोगों को इसमें बहुत आकर्षण हुआ और उन्होंने इसका बहुत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। तो इनकी मांग ये भी हुई कि एनसीईआरटी इसको स्कूलों में लगाए, और उसके अलावा निजी तौर पर बहुत सारी संस्थाओं ने इस किताब को प्रचलित किया, प्रचारित किया, और इसके अलग अलग कोचिंग क्लासेस भी हुए जिसके आधार पे ये किया गया। अच्छा, उसमें है क्या मुख्य रूप से गणित में जो होता है, गणित भी एक प्रकार की फिलॉसफी है, एक दर्शन शास्त्र है जिसमें एक बहुत गहरा आधार होता है। और वो गहरा आधार जब आपके पास होता है तो फिर आप गणित को कितना भी दूर ले जा सकते हैं। ये कोई केवल गणना का सवाल नहीं है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना होगा, ये केवल उसका सवाल नहीं, उसका सवाल सिद्धांतों का है। प्लेस वैल्यू होता है, दूसरा पॉलिनोमियल्स और दूसरे होते हैं, तो उसके आधार पे ये एक कंस्ट्रक्शन, एक चीज बनाई जाती है कि जो आपको सब चीजों में मदद करे। कल आपको पुल बनाना है, उसके लिए भी गणित आपको लगेगा। आपको अंतरिक्ष में जाना है, उसके लिए भी गणित लगेगा। तो वो गणित का जो विज्ञान है, और आज मजे की बात जो मुझे ये काम पे करते हुए समझा कि गणित का जो उच्च शिक्षा का सबसे बड़ी संस्था है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर में आती है। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि गणित को केवल ये जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं है। तो इसमें जो गणित है वो केवल एक एडवांस कैलकुलेटर के आधार पर किया जा सकता है, एक साधारण कंप्यूटर पे किया जा सकता है। तो इसीलिए विद्वान कह रहे हैं कि ये गणित नहीं है, ये टोटकेबाजी है, ये
फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, जिससे आपको लग सकता है। और दूसरा, इसमें गणित की जो परिभाषा है, मैथमेटिक्स की जो परिभाषा है, उसका बहुत अपमान है। मैथमेटिक्स को केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस तक सीमित कर दिया गया, या 2-4 और फंक्शन जो होंगे, जबकि जी। गणित का जो दर्शन शास्त्र है, गणित का जो आधारशिला है, उसमें बहुत बहुत गहराई है। तो मुख्य रूप से वैदिक मैथमेटिक्स को विचार करने में 1980 के बाद से प्रक्रिया चली, जो खास तौर से कई लोगों ने, जैसे मैंने कहा ये बत्रा जी, इन लोगों ने फिर एनसीईआरटी को ये किया कि भाई आप इसको शालाओं में डालो। पर उसका विरोध क्यों हुआ? विरोध इस आधार पे हुआ कि बच्चों के पास जितना सीमित समय है, उसमें बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत चीजों को समझने का महत्व ज्यादा है। मूलभूत चीजें समझ गए तो आप बाकी चीजें विकसित कर सकते हैं। अगर मूलभूत चीजें के बदले आप केवल इतना करने लग गए कि 999 मल्टीप्लाइड बाय 999 कितना होता है, तो वो कोई गणित नहीं है। तो ये इस आधार पे, जैसे आपने क्या बताया कि बहुत विद्वानों ने इसका विरोध इसलिए नहीं किया कि भाई ये क्विक कैलकुलेशन करता है। यानी जी आप जो कह रहे हैं इसका मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ कि गणित के अपने कुछ फंडामेंटल्स हैं। अगर आप फंडामेंटल से लर्न करना सीखते हैं तो उसके वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन ये रटंत विद्या से कुछ फार्मूले सीख लिए तो आपने जोड़ घटाना तो हो सकता है जल्दी कर लें, लेकिन आपको गणित नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए गणित का, जैसे अब मैंने ये सब सीख लिया है, तो मुझे कल ब्रिज बनाना है सिविल इंजीनियर के रूप में। तो सिविल इंजीनियर के रूप में किसको किस प्रकार का गणित चाहिए, उसमें क्या चीज़ें चाहिए, उसकी फाउंडेशन रहेगी। अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मुझे पहले आश्चर्य हुआ कि गणित 1-2 साल तक गणित पढ़ाते हैं। तो ये गणित क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो गणित जहाँ भी आपको करना हो, गणित एक बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में वहाँ चलता है। जबकि ये इसमें कुछ नहीं है, ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं और उसको सूत्र हैं, नियम हैं। वो नियम आप रटंत, जैसे रटंत विद्या के आधार पे आप कर लीजिए, तो लोगों को लगता है अरे भाई ये इसने तो कितना तेजी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पर वो कोई उसको गणित मानना गलत है। बहुत सारे विद्वान ये भी कह रहे हैं कि इसका उल्टा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जी, अगर वो इस तरह से आपने गणित पढ़ाई तो जो असली गणित है उनके कभी समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि जहां से जो आपने कहा कि आधार जो है गणित का, अगर वो नहीं सीखा आपने, जी, फॉर्मूले सीख लिए, तो आप गणित में आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब है कि ये उनका नुकसान करेगी बच्चों का, जिन्हें ये वैदिक गणित पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको थोड़ा एक पत्र का हवाला देता हूँ। एक टाटा इंस्टीट्यूट में और बाद में आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर थे, एसजी दानी, और 8-10 और मैथमेटिशियंस ने एक लंबा पत्र लिखा सरकार को और बाकी जनरल लेटर कि भाई इसमें न तो वेद है, न गणित है, और इसको अगर आप पढ़ाएंगे तो जो बात आप कह रहे हैं कि भाई उनमें गणित की जो कंसेप्ट है वो विकसित नहीं होगी। वो केवल इसी भुलावे में रहेंगे कि उनको गणित आता है, तेजी से वो गणना कर सकते हैं वगैरह वगैरह। पर गणित की कल्पना का जो फाउंडेशन है, जो आधारशिला है, वो उनके दिमाग में नहीं घुसेगी। तो वो उनका एक प्रकार से नुकसान होगा। एक तो जो समय गणित को समझने में लगना चाहिए, उसके बदले वो फॉर्मूले याद कर रहे हैं, और केवल फॉर्मूले याद करके ये याद करके आगे आप उसको जो लाइफ में ज़िंदगी में अलग-अलग विषयों में उसका एप्लीकेशन होता है, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वैदिक मैथमेटिक्स को ये डाला ही जाए, तो आगे दूसरे प्रकार का गणित समझना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये मुख्य कारण है जिसके कारण इसका विरोध हुआ, और सौभाग्यवश इसको पूरे करिकुलम में ऐड नहीं किया गया है। जी, ये जो इस पूरे वैदिक गणित को डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस से भी जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है कि ये उपनिवेशवाद की देन था। जो उसकी काट ये है, उपनिवेशवाद ने अपना गणित हमारे ऊपर थोप दिया और हमारे पास जो गणित का ज्ञान था वो विकसित नहीं, लोगों में प्रचारित नहीं हो पाया, उसका प्रसार नहीं हो पाया। इसलिए उसके बरक्स इसको खड़ा करके एक ये प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है कि हमारा गणित ज्ञान पश्चिम से कहीं आगे था। इसमें कितनी सच्चाई? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी
संकीर्ण राष्ट्रवाद होते हैं, संकीर्ण राष्ट्रवाद धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, वो हमेशा बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पूर्व काल था वो एक स्वर्णिम युग था, हम बहुत गौरवशाली थे, हमारे पास पूरा ज्ञान था, और वो ज्ञान बाद में खतरे में आ गया क्योंकि विदेशी लोग आए। पर जहाँ तक समझ है कि ये जो विज्ञान होता है या गणित होता है, ये देशी विदेशी नहीं होता, ये एक अच्छी कोई भी ज्ञान देशी विदेशी नहीं होता। वहीं से इसकी गलती है कि अंग्रेज जो लाए वो उन्होंने हम पे थोपा, कॉलोनियल इम्पोजिशन। अब कुछ चीजें हैं अंग्रेज जो लाए, उनको जिसमें रुचि थी वो लाए, और जो आधुनिक आधार है उसमें तो गलत कुछ भी नहीं है। उसी जमाने में देखिए हमारे यहाँ जो विज्ञान का विकास हुआ, तो सीवी रामन और दूसरे लोग, साइंस विज्ञान की एक बहुत अच्छी परंपरा हुई। आप कलकत्ता में देखिए जेसी बोस जैसे वैज्ञानिक। अब ये तो नहीं कहेंगे कि ये भारतीय विज्ञान के आधार पर विकसित हुआ है या अमेरिकन, तो ये यहाँ की कल्पना है कि ये आयुर्वेद रामदेव बाबा का अलग है, वो दूसरे स्वामी का अलग है, तीसरे स्वामी का अलग है। यहाँ मॉडर्न मेडिसिन जो है उसमें कोई ऐसा दावा नहीं करता कि भाई ये एक्स साइंटिस्ट ने बोला था तो ये उसका मेडिकल साइंस है। जब मेडिकल साइंस से तो मैं जुड़ा रहा हूँ, उसमें 7-8 साल मैंने अध्ययन किया। किसी व्यक्ति के नाम पे वो विज्ञान नहीं होता। विज्ञान का मुख्य आधार होता है कि जो आया है उसकी आलोचना करो, सही मिले तो उसको उसके अपने ज्ञान में समाहित करो। क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं राम पुनियानी जी की ये बेसिकली एक ब्राह्मणवाद की भी देन है। ब्राह्मणवाद वेदों को, पुराणों को इतना ज्ञान से भरा बताना चाहते हैं ताकि उसका एक आतंक, एक चमत्कार लोगों के दिमाग में बैठे कि सारा ज्ञान तो हमारे पास है, और चूंकि ब्राह्मण ही इसको पढ़ते रहे हैं तो ब्राह्मणों ने इसको प्रचारित किया, और इससे ब्राह्मणवाद का महिमा मंडन भी होता है। क्या ये एक पक्ष इसका ये भी है? ये तो इसका केंद्रीय पक्ष है। मैं आपको बताऊं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी जो धर्म की किताब है उसमें पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान वही है। जैसे अभी आजकल दावा भी किया जा रहा है कि वो ग्रेविटी हो या दूसरी चीजें हो, आइंस्टीन की थ्योरी हो, उसकी जड़ें वेदों में मिलती हैं। अब ये दावा जो किया जा रहा है तो ये उसमें एक तो ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है, और उससे भी ज्यादा ब्राह्मणवाद पर आधारित जो राजनीति है ये उसको मदद करता है। इसलिए मैंने कहा संकीर्ण राष्ट्रवाद। मैंने इसके उदाहरण पाकिस्तान में भी देखी। अगर आप मौका दें तो मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। पाकिस्तान में पावर की शॉर्टेज थी तो सरकार ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उसमें एक पेपर पढ़ा गया कि हमारी परंपरा में है कि भाई जो जिन वो शक्ति का महान स्रोत है, तो हम जिन पे अगर रिसर्च करेंगे तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, सभी धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं, यहाँ ब्राह्मण है, वहाँ मौलाना है, कई पादरी हैं, वो ज्ञान पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं ताकि समाज की व्यवस्था पर भी अपना नियंत्रण कर सके। और ये वैदिक मैथमेटिक्स भी, वैदिक गणित उसी का एक एक्सटेंशन है जो भारत में ब्राह्मणों ने, यानी ब्राह्मणवादी राजनीति, ब्राह्मणवाद पर आधारित राजनीति जो आज उसी ज्ञान की भी अपनी एक राजनीति होती है, और ये ज्ञान की राजनीति के इर्द गिर्द रचा गया एक झूठ है कि वैदिक गणित होती है। लेकिन अगर हम मान लें कि वैदिक काल में बहुत ज्ञान, विज्ञान, गणित बहुत एडवांस स्टेज में था, तो अचानक क्या हुआ? अंग्रेज तो 17वीं शताब्दी में आए। अगर हम ये मान लें कि चलिए मुस्लिम शासकों ने भी उसको बढ़ावा नहीं दिया, तो वो जो करीब 1500 साल का, 2-2.5 साल का जो समय था, उस समय क्या हुआ? वो वेदों से आगे निकल क्यों नहीं पाया? वो फैला क्यों नहीं? वो और क्यों विकसित नहीं हुआ कि आपको वेदों में ही जाकर ढूंढना पड़ रहा है? देखिए, एक्चुअली ये जो इवन मुसलमान राजाओं को भी इतना दोष देते हैं, पर उन्होंने यहाँ के धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जिनका तर्क ये है कि ये कॉलोनाइजेशन की वजह से हुआ, तो उस समय क्या हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि पुष्पक विमान भी हमारे पास था, तमाम प्रक्षेपास्त्र भी हमारे पास थे,
तो वो ज्ञान कहाँ गया, उस समय क्यों विकसित नहीं हुआ, ये एक तर्क निकलता है। वो तो लॉजिकल है। और देखिए, वैदिक पीरियड को आप जहाँ भी उसको सीमा लगाएं, उसके बाद 14वीं शताब्दी के 1400 साल के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने तो शुरू में, आपको बताऊं मुकेश जी, अंग्रेजों ने जो उनके स्कॉलर्स थे, उन्होंने भारतीय ज्ञान की परंपरा को ढूंढने की बहुत अच्छी कोशिश की। और नॉलेज ऑफ द ईस्ट के नाम से जैसे बहुत सारे उनके विद्वान थे, उन्होंने इसको समझने की कोशिश की, और इसको रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। अब क्या विकसित होगा जब उसमें जो चीज़ें हैं उससे लोग बहुत आगे निकल गए हैं। राइट ब्रदर्स हैं, फिर एडिसन है, फिर न्यूटन है, मैडम क्यूरी है, और कोई आज जो रेडिएशन का विज्ञान है वो मैडम क्यूरी के नाम पे नहीं चलता। रेडिएशन की अपनी एक ये है। अब बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी कोई एडिसन के नाम पे नहीं चलती। तो वो जब आए थे, अंग्रेज जब आए, तो ज्ञान विज्ञान की सीमाएं पुरानी बॉर्डर्स को तोड़कर काफी आगे निकल चुकी थी, और उन्होंने यहाँ के ज्ञान को कोई रुकावट नहीं दी। हाँ, ये है जो उन्होंने आधुनिक स्कूल खोले, उसमें वही चीजों को ज्यादा रखा जो उनके लिए उपयोगी थी। हो सकता है कई चीजें जो अप्लाइड थी वो उन्होंने इतना नहीं किया, पर जो ज्ञान आया उसकी वजह से आप देखिए कि भारत में कॉलेजेस। हाँ, लेकिन मैं जो तर्क कर रहा था ना वो ये था कि अगर वैदिक वेदों में ज्ञान था गणित का, तो वो आगे विकसित होना चाहिए था 1,500-2,000 साल में, और वो कहीं और पहुंचना चाहिए था। जो या तो दो चीजें हुई कि वेदों का ज्ञान विकसित नहीं होने दिया गया, ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में रखा, अगर उसमें जो ज्ञान था वो भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ उसका, और एक तो ये कि झूठ गढ़ा गया वेदों के बारे में कि समस्त ज्ञान उसमें है, और ये वैदिक गणित भी उसी तरह का एक फ्रॉड है। मैं आपकी दोनों बातों को सच मानता हूँ, दोनों बातें सही है। एक तो शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणों के और उच्च जातियों के अलावा किसी के पास नहीं था, और दूसरी बात बिल्कुल सच है कि इसमें जो वेदों में ज्ञान आए हैं, सीमाएं हमें समझना पड़ेगी। सीमाएं समय की रहती हैं, और सीमाएं साधनों की भी रहती है। तो जैसे आज हमारे कई लोग कहते हैं कि पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, विमान थे। अब विमान को बनाने के लिए जिस प्रकार से गणित चाहिए, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस समय कहाँ था। तो आपकी दोनों बातों में पूरा सत्य है कि उस समय इस प्रकार के जो वेदों में काफी अच्छा विकास हुआ है ज्ञान का, ये मैं कहना चाहूँगा। और कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसको विकसित किया, और उसकी सीमा है। और वो 1400 साल अंग्रेजों के आने तक उसमें कुछ होता तो आगे विकसित होता, कोई लग के उसको विकसित करते, तो उसमें कोई जो सीमा थी वो ये दो कारणों से भी आ गई थी। जी, तो हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वैदिक गणित जो आपने कहा कि न वेद है न गणित है, एक तो ये है, दूसरा एक ये फ्रॉड है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। एक इसके पीछे एक राजनीति है, ब्राह्मणवाद है, एक राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद है, जो अपने अतीत में सारी खूबसूरत चीजें ढूंढता है। अतीत में ही सब कुछ हो गया था, अब तो जो है वो कुछ हो ही नहीं रहा है, और अगर हम अतीत में चले जाएंगे तो हम फिर स्वर्ण काल हमारा लौट आएगा, एक ये धारणा है। कुल मिलाकर इसी के इर्द गिर्द वैदिक गणित को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको थोपने की कोशिश की जाती है, जबकि जो भी ज्ञान विज्ञान से जुड़े लोग हैं, विद्वान हैं, वो इसे कतई गणित नहीं मानते। अच्छा कंक्लूड किया, मैं आपसे इसमें सहमत हूँ। और वैसे कहा जाए तो बाकी दूसरे ज्ञान के क्षेत्रों में भी उस प्रकार की पुरानी चीज़ों को लाने की कोशिश की जाए। मतलब इस प्रकार से राष्ट्रवाद मजबूत होता है, तो ज़्यादातर श्रद्धा के आधार पे जो ज्ञान है उसको ज़्यादा महत्व देता है। विज्ञान ये तार्किक रैशनल सोच के आधार पर चलता है, तो ये दोनों में एक गहरा अंतर विरोध है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, इस बातचीत के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।